हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद बैसला और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल टारगेट विद आनंद बैसला पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं वो पढ़ चुके हैं भारत में पुर्तगालियों का आगमन, भारत में डचों का आगमन, भारत में ब्रिटिशों का आगमन। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत में फ्रांसीसियों का आगमन, जो कि यहाँ पर 1668 ईस्वी में आए थे और 1954 ईस्वी में यहाँ से वापस गए थे। आज़ादी के बाद भी 1954 तक इनका अधिकार पुडुचेरी पर रहा था। 1954 में इन्होंने पुडुचेरी को भारत सरकार को सौंपा और यहाँ से वापस चले गए थे। लेकिन फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा पढ़ते हैं डेनिसों के बारे में, क्योंकि अंग्रेजों के बाद में यहाँ पर डेनिस आए थे। वो अंग्रेजों के बाद आए थे और फ्रांसीसियों से पहले आए थे, लेकिन उनसे रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन पेपर के अंदर नहीं बनता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। लेकिन कभी कभी मिलान के अंदर आ जाता है डेनिसों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन। तो ज़्यादा लंबा नहीं है, मुश्किल से 1-2 मिनट में ही डेनिसों को हम ख़त्म कर लेंगे। तो बात करें अगर डेनिसों की, तो डेनिस डेनमार्क के निवासी थे। डेनमार्क से यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे और ये भारत में जो इनका आगमन हुआ था वो 1616 ईस्वी में हुआ था। तो डेनिस जो आए थे भारत के अंदर, डेनिस आए थे 1616 ईस्वी में। भारत के अंदर आकर इन्होंने जो अपनी सबसे पहली फैक्ट्री लगाई थी वो लगाई थी तंजौर के अंदर। प्रथम कोठी जो इन्होंने स्थापित की थी वो की थी तंजौर के अंदर। तंजौर कहाँ है मेरे दोस्त? तो तंजौर आपका है तमिलनाडु में, तमिलनाडु के अंदर। और इन्होंने तंजौर में जो अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी वो की थी इन्होंने 1620 ईस्वी में। 1620 ईस्वी में। इसके बाद इन्होंने अपनी दूसरी जो फैक्ट्री लगाई, दूसरी जो कोठी की स्थापना की वो बंगाल के अंदर की, सीरमपुर के अंदर। सीरमपुर, जिसको श्रीरामपुर भी बोलते हैं, ये कहां पर था? बंगाल में। अगर बात की जाए कि कब लगाई थी, तो 1676 ईस्वी में। इसके बाद ये भारत से कब वापस गए? तो 1845 ईस्वी में। अंग्रेजों को बेचकर इन्होंने अपनी सारी फैक्ट्री 1845 ईस्वी में अंग्रेजों को बेची और यहाँ से निकल लिए, क्योंकि 1845 तक पूरे भारत पर मोस्टली अधिकार हो चुका था अंग्रेजों का। और ये डेनिस जो यहाँ पर सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे, इनका कोई भी उद्देश्य यहाँ पुर्तगाली, डच या अंग्रेजों की तरह नहीं था कि हमको यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करना है या हमको अपने यहाँ पर राजनीतिक धाक जमानी है। ऐसा इनका कोई इरादा नहीं था। ये सिर्फ यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे। और जब 1845 ईस्वी में इन्होंने देखा कि भारत के पूरे क्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका है और इनको लगा कि अब हमारे लिए यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, तो इन्होंने अपनी सारी फैक्ट्री वगैरह अंग्रेजों को बेच दी और यहाँ से वापस चले गए। डेनिसों से सिर्फ इतना ही। अब बात करते हैं हम फ्रांसीसियों के बारे में। तो फ्रांसीसी जो यहाँ पर आए थे 1668 ईस्वी में, और 1668 ईस्वी में आकर उन्होंने अंग्रेजों के साथ टक्कर ली। अंग्रेज पुर्तगालियों को हरा चुके थे, डचों को हरा चुके थे, लेकिन फ्रांसीसियों ने सबसे ज़्यादा टक्कर दी थी अंग्रेजों को। फ्रांसीसियों ने यहाँ पर सुनिश्चित कर दिया था कि अंग्रेजों का सिक्का इतनी आसानी से भारत के अंदर नहीं चलने वाला है। वो तो उनसे कुछ गलतियां हुई और सबसे बड़ी गलती थी उनका एक गवर्नर था डुप्ले, उसको वापस बुला लेना। जब यहाँ पर दोनों शक्तियां आपस में अपनी राजनीतिक धाक जमाने के लिए, अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए, व्यापारिक लाभ के साथ साथ यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए जब दोनों शक्तियां आमने सामने आ गई थी, और इस आमने सामने आने के परिणाम स्वरूप ही इन दोनों शक्तियों के बीच में भारत के अंदर 3 युद्ध लड़े गए, जिनको कर्नाटक के युद्ध बोलते हैं। तो इन कर्नाटक के युद्ध में शुरुआत में बढ़त ले ली थी फ्रांस ने।
लेकिन इसी दौरान इनका एक बहुत ही माइंडेड बंदा था जिसको डुप्ले बोलते थे, जिसका नाम डुप्ले था, उसको फ्रांस यहाँ से वापस बुला लेती है और उसकी यही गलती यहाँ पर भारत का इतिहास बदल देती है। अगर यहाँ से डुप्ले ना जाता तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता है। कर्नाटक के युद्ध के ऊपर बात करेंगे पूरी डिटेल से अगली वीडियो में। यहाँ सिर्फ मैं कर्नाटक युद्ध के बारे में थोड़े थोड़े पॉइंट बताऊंगा, लेकिन कर्नाटक युद्ध को अच्छी तरह से समझने के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कर्नाटक युद्ध के ऊपर, अगली ही वीडियो, उसमें कर्नाटक युद्ध को पूरी डिटेल से हम यहाँ पर पढ़ेंगे उसको। तो यहाँ बात करते हैं अब सबसे पहले हम फ्रांसीसियों की, कि फ्रांसीसी भारत कैसे आए। तो शुरुआत होती है 1664 ईस्वी में। तो 1664 ईस्वी में क्या होता है कि फ्रांस के अंदर उस टाइम पर राजा है लुई 14वां। फ्रांस के राजा का नाम है लुई 14वां, 1664 ईस्वी की बात है। और इसका एक मंत्री था जिसका नाम था कोलबर्ट। कोलबर्ट इंपॉर्टेंट है सब कुछ, एक एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। तो कोलबर्ट इसका मंत्री था, उसने लुई 14वें को सलाह दी कि महाराज जिस तरह से पुर्तगाल हुआ या ब्रिटिश हुए या डच हुए पूर्व देशों के साथ जाकर व्यापार करके अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत ज़्यादा सुदृढ़ कर रहे हैं, उसी प्रकार हमें भी पूर्व देशों के साथ जाकर अपने व्यापारिक संबंध वहाँ बनाकर उन देशों के साथ अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना चाहिए। ये बात लुई 14वें को सही लगी और इसने कोलबर्ट की सलाह पर यहाँ पर एक सरकारी कंपनी का गठन कर दिया। अभी तक जितनी भी कंपनी भारत आई थी यूरोपीय कंपनी, वो सरकारी नहीं थी, लेकिन फ्रांस की कंपनी पहली ऐसी कंपनी थी जो सरकारी थी, यानी कि इसका सारा खर्चा कौन उठा रहा था? फ्रांस की सरकार उठा रही थी, सरकारी कंपनी थी। और इस कंपनी के नाम की अगर बात करी जाए तो इस कंपनी का नाम था कंपनी देश इंद से ओरिएंटलेस, ये इस कंपनी का नाम था। इस कंपनी की स्थापना कर दी गई और 1664 ईस्वी में ही इन्होंने प्रथम बार प्रयास किया भारत आने का, प्रथम प्रयास पूर्व के देशों की तरफ यानी कि भारत आने का। लेकिन प्रथम प्रयास में ये अफ्रीका के पास एक स्थान है मेडागास्कर, सिर्फ ये लोग मेडागास्कर तक ही पहुंच पाए और उससे आगे नहीं बढ़ पाए, इसलिए इनका पहला प्रयास फेल हो गया। पहले प्रयास में इनको असफलता ही हाथ लगी और ये सफल नहीं हो पाए। लेकिन इन्होंने फिर दूसरा प्रयास किया 1667 ईस्वी में। 1667 ईस्वी में इन्होंने दूसरा प्रयास किया और दूसरे प्रयास में इन्होंने एक दल की स्थापना की जो भारत जाकर व्यापार करेगा, और उस दल का जो प्रमुख बनाया गया उस बंदे का नाम था फ्रांसिसो कैरो। फ्रांसिसो कैरो को उस दल का प्रमुख बनाया गया कि आप जाइए, आप जाकर भारत के साथ व्यापार कीजिए। फ्रांसिसो कैरो के साथ एक बंदा और था, ये एक ईरानी व्यक्ति था, मकराटा, एक ईरानी व्यक्ति था मकराटा। और ये दोनों भारत आते हैं और पहली बार भारत 1668 ईस्वी में सूरत आ जाते हैं। और जब ये सूरत पहुंचते हैं तो यहाँ पर उस टाइम पर जो राजा था वो था औरंगजेब, और ये औरंगजेब से मुलाकात करने के लिए आगरा जाते हैं। आगरा जाकर इनकी मुलाकात औरंगजेब से होती है और औरंगजेब से इनको परमिशन मिल जाती है कि आप जाकर सूरत में अपनी कोठी खोल सकते हो। तो 1668 ईस्वी में ही पहली कोठी की स्थापना इन्होंने कर दी।
पहली कोठी की स्थापना फ्रांसीसियों की कहाँ हुई थी? सूरत के अंदर हुई थी 1668 ईस्वी में। अब यहाँ पर ये एक बड़े पैमाने पर व्यापार करने के लिए आए थे, इसलिए एक कोठी से इनका काम नहीं चलने वाला था, इनको भारत के अंदर और भी कोठी खोलनी थी। और इसीलिए ये मकराटा जो है जाता है साउथ की तरफ। उसके साथ साथ यहाँ एक काम और क्या होता है कि जब ये सूरत में अपनी पहली कोठी खोलते हैं तो सूरत के अंदर अंग्रेज, डच और पुर्तगाली पहले बैठे हुए थे, और जो लोग बाग यहाँ पहले ही व्यापार कर रहे थे वो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि यहाँ पर कोई दूसरी अन्य यूरोपीय शक्ति आकर यहाँ पर व्यापार करे। इसलिए वे नहीं चाहते थे कि सूरत के अंदर फ्रांसीसियों कोई भी व्यापार करे या इनकी कोई भी कोठी बन जाए। लेकिन क्योंकि इनको आदेश मिला था औरंगजेब से, तो इसलिए ये इनसे मन में ईर्ष्या तो रखने लगे, तीनों के तीनों, अंग्रेज भी, पुर्तगाली भी और डच भी, लेकिन इनकार नहीं कर पाए कि आप यहाँ पर कोठी मत बनाइए, क्योंकि परमिशन मिली हुई थी औरंगजेब की। तो इसलिए यहाँ तो ये सिर्फ इनके मन में इनके लिए एक ईर्ष्या की भावना आ गई थी। ये दूसरी कोठी खोलने के लिए मकराटा जाता है गोलकुंडा शासक के पास। गोलकुंडा का शासक, और गोलकुंडा के शासक से इनको परमिशन मिल जाती है मूसलीपट्टम की, मूसलीपट्टम की। और ये बात है 1669 ईस्वी की, अगले ही साल की। और मूसलीपट्टम के अंदर इनकी दूसरी कोठी खुल जाती है, दूसरी कोठी इनकी मूसलीपट्टम के अंदर ही खुल जाती है। लेकिन सेम सिचुएशन सूरत वाले भी मूसलीपट्टम के अंदर भी है। जो सिचुएशन सूरत के अंदर थी वही सिचुएशन मूसलीपट्टम के अंदर भी है कि यहाँ भी डच, पुर्तगाली और अंग्रेज पहले ही बैठे हुए हैं। तो वो ये नहीं चाहते थे कि यहाँ भी फ्रेंच आए और यहाँ पर व्यापार करें, लेकिन कुछ इनको मिल नहीं रहा था जिससे कि इनको यहाँ से भगाया जा सके। लेकिन इन्होंने खुद इनको एक मौका दे दिया, और यहाँ का एक फ्रेंच गवर्नर था, फ्रेंच गवर्नर जिसका नाम था दी लाहे। और इस दी लाहे ने क्या काम किया कि मद्रास के पास एक स्थान था समथानी नामक स्थान, उस समथानी नामक स्थान पर इसने कब्जा कर लिया। और ये बात है 1672 की, 1672 ईस्वी की बात है। दी लाहे ने मद्रास के पास समथानी पर कब्जा कर लिया। अभी इनको आए हुए मात्र 4 साल हुई हैं, और 4 साल के अंदर ही इनके दिमाग में साम्राज्यवादी नीति आनी शुरू हो गई थी कि आप अपने यहाँ पर साम्राज्य फैला दीजिए। और इसी के परिणाम स्वरूप दी लाहे ने मद्रास के पास समथानी नामक स्थान पर कब्जा कर लिया। अब ये जो समथानी नामक स्थान था ये आता था गोलकुंडा शासक के अंतर्गत, इसके राज्य में आता था। जब इन्होंने इस स्थान पर कब्जा कर लिया तो डच तो पहले यहाँ पर जले हुए थे इनसे, उनको तो कोई ना कोई मौका चाहिए था कि इनको यहाँ से भगाया जाए। तो डचों ने जाकर सूचना दी गोलकुंडा के शासक को कि जिन लोगों को आपने अपने यहाँ पर रहकर व्यापार करने की अनुमति दे दी वही लोग आपकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। आप तो उनको यहाँ पर व्यापार करवा रहे हो, परमिशन दे रहे हो, और वही लोग आपकी ही जमीन को हड़प रहे हैं। जब गोलकुंडा के शासक को ये बात पता चलती है कि उन्होंने हमारी जमीन को हड़प लिया, तो गोलकुंडा के शासक और फ्रेंच, गोलकुंडा का शासक और डच दोनों मिलकर हमला कर देते हैं। कहां पर? समथानी पर। अब जब ये यहां पर समथानी पर हमला कर देते हैं तो इसको मुक्त करवा लेते हैं। समथानी मुक्त हो जाता है, किससे? फ्रेंच लोगों से। और इनको यहां पर व्यापार करने की परमिशन भी इनकी रद्द हो जाती है कि आप यहां व्यापार नहीं कर सकते।
अब कंपनी शुरू ही हुई थी, उससे पहले ही इस पर बंद होने के संकट के बादल मंडराने शुरू हो गए थे। फ्रेंच वासियों को फ्रेंच के लोगों को कोई आइडिया नहीं हो रहा था कि अब करें तो करें क्या। दुकान चलने से पहले ही बंद होने की कगार पर आ गई थी। ऐसे समय पर एक फ्रेंच गवर्नर था जिसका नाम था फ्रांसिसो मार्टिन। उसके दिमाग में एक बात आई कि चलो एक बार और प्रयास किया जाए, और इसी प्रयास के अंतर्गत ये 1773 ईस्वी में ये जो हमला हुआ था, ये जो युद्ध हुआ था, ये 1672 ईस्वी की ही बात है। और 1773 ईस्वी में 1673 ईस्वी में 1673 ईस्वी में फ्रांसिसो मार्टिन ये जाता है वालीकोंडापुरम और वालीकोंडापुरम में जो उस समय पर राजा है वो है शेर खान लोधी। कंपनी बंद हो चुकी है चलने से पहले ही। फ्रांसिसो मार्टिन लास्ट कोशिश कर रहा है कि शायद कुछ हो जाए और हमको यहाँ पर एक और मौका मिल जाए। इसी मौके की तलाश में फ्रांसिसो मार्टिन जाता है वालीकोंडापुरम के राजा शेर खान लोधी के पास और उनको जाकर बताता है कि किस तरह से हम यहाँ व्यापार करने आए थे, लेकिन एक बेवकूफ़ गवर्नर की वजह से हमको यहाँ व्यापार करने शुरू होने से पहले ही हमारा व्यापार बंद होने की कगार पर आ गया है। तो आप हमें एक स्थान ऐसा दे दीजिए जहाँ पर हम यहाँ से व्यापार कर सकें, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो गलती हमने पहले की थी वो हम भविष्य में नहीं दोहराएंगे। शेर खान लोधी इनकी बातों पर विश्वास करके इनको एक गांव दान में दे देता है। शेर खान लोधी इनको एक गांव दान में दे देता है और उस गांव का नाम है पर्दुचेरी। जब पर्दुचेरी इनको गांव दान में मिल जाता है तो ये पर्दुचेरी के सबसे पहले क्या काम करते हैं, इसके चारों तरफ एक किला बनवा देते हैं। इसके चारों तरफ एक किले का निर्माण करते हैं और उस किले का नाम अपने राजा के नाम पर रखते हैं, फोर्ट लुई किला, फोर्ट लुई। और यहाँ पर ये अपना व्यापार करना शुरू कर देते हैं। अब इनके दिमाग से यहाँ पर अपनी साम्राज्यवादी नीति अपनाने की बात निकल चुकी है। अब इनके दिमाग में सिर्फ एक बात है, भाई चुपचाप रहकर यहाँ अपना व्यापार हमको करना है। इसी दौरान 1674 ईस्वी की ही बात है, 1674 ईस्वी की बात है, बंगाल का शासक होता है सहिस्ता खां। बंगाल का शासक जिसका नाम है सहिस्ता खां। सहिस्ता खां इनको क्या काम करता है कि कलकत्ता के पास थोड़ी जमीन इनको दे देता है। सहिस्ता खां से इनको कलकत्ता के पास जमीन मिली। कलकत्ता के पास इनको जमीन मिल जाती है और यहाँ पर आ रहा है बोर्ड पे, हाँ, यहाँ पर ये 1690 से 1692 जिस टाइम पर कलकत्ता की स्थापना कर रहा था जोग चारनाक, उसी टाइम पर कलकत्ता के अंदर एक किला बन रहा था फोर्ट विलियम। उसी टाइम पर ये भी कलकत्ता के पास जो इनको जमीन मिली थी 1690 से 1692 ईस्वी के करीब, वहां पर इन्होंने चंद्रनगर की स्थापना की। चंद्रनगर की स्थापना की।
कलकत्ता के पास जो इनको जमीन मिली थी शाइस्ता से, उस पर इन्होंने चंद्रनगर की स्थापना कर दी थी। धीरे धीरे अपना व्यापार ये चला रहे थे, काम चल रहा था बेचारों का ठीक ठाक। उसी टाइम पर 1690 के करीब ही यूरोप के अंदर डचों और फ्रांसीसियों का युद्ध शुरू हो जाता है। अब उस युद्ध की आंच आ जाती है भारत तक भी, क्योंकि दोनों देशों की कंपनियां भारत में व्यापार कर रही हैं। अब दोनों देशों के बीच में वहां पर एक युद्ध चला हुआ है, और बात है 1693 ईस्वी की। 1693 ईस्वी में जो यूरोप में युद्ध चला हुआ है, उसी के परिणाम स्वरूप भारत के अंदर भी डच और अंग्रेज दोनों मिलकर हमला कर देते हैं। युद्ध होता है किन के बीच में? डच और अंग्रेज की सेना एक तरफ और फ्रेंच सेना एक तरफ। और इसमें डच कब्जा कर लेते हैं पांडुचेरी पर। पर्दुचेरी था उस टाइम पर नाम इसका। डचों का कब्जा हो जाता है किसके ऊपर? पर्दुचेरी के ऊपर। अब बेचारों ने बड़े मुश्किल से तो एक गांव दान में मिला, उसको बड़े मुश्किल से इन्होंने सजाया संवारा, और शुरुआत कर रहे थे अपने व्यापार की। साम्राज्यवादी नीति इन्होंने बिल्कुल छोड़ दी थी। और उस पर भी क्या हो गया कि 1693 में जब बनाए बुनकर उसको तैयार हुए और थोड़ा काम चलना शुरू हुआ था, डचों ने और अंग्रेजों ने मिलकर हमला किया और इनसे पर्दुचेरी भी छीन लिया। लेकिन फिर 1697 ईस्वी में यूरोप के अंदर डच और फ्रांस के बीच में एक संधि होती है जिसको बोलते हैं रिजविक की संधि। रिजविक की संधि। और इस संधि में पांडुचेरी वापस फ्रांस को मिल जाता है। पर्दुचेरी वापस फ्रांस को मिला। ये बात हो गई 1697 ईस्वी तक की। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं यहाँ से हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए यहाँ तक की बात का। 1697 तक बिल्कुल ठीक चल रहा था। बात आती है 1707 की। 1707 में क्या होता है कि ये जो फ्रांसिसो मार्टिन था, इसकी मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की भी मृत्यु हुई थी, और उसी वर्ष फ्रांसिसो मार्टिन की भी मृत्यु हो जाती है। अब जो यूरोपीय यानी जो फ्रांसीसी कंपनी बंद होने के कगार पर थी, उसको एक दूसरा जीवन दान किसके प्रयासों की वजह से मिला था? फ्रांसिसो मार्टिन की वजह से। इसीलिए भारत के अंदर फ्रांसीसियों का वास्तविक संस्थापक किसको बोलते हैं? फ्रांसिसो मार्टिन को। भारत के अंदर फ्रांसीसियों का वास्तविक संस्थापक किसको बोलते हैं? फ्रांसिसो मार्टिन। और इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 1707 ईस्वी में। व्यापार अच्छा चल रहा है, हर चीज़ अच्छी चल रही है। 1720 से लेकर और 1742 तक ये जो टाइम पीरियड था 22 साल का, ये टाइम पीरियड फ्रांसीसियों के लिए भारत के अंदर स्वर्ण युग था उनके लिए। इस टाइम पीरियड में इन्होंने बहुत अच्छी प्रोग्रेस करी थी भारत के अंदर। और इस टाइम पीरियड में क्या क्या मुख्य घटनाएं हुई थी वो सारी देख लेते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ भाई। तो 1721 की बात आती है, बात करते हैं 1731 की। वो 1721 ईस्वी में अफ्रीका के पास एक द्वीप था जिसका नाम था मॉरिशस, उस पर कब्जा कर लेते हैं फ्रेंच। तो सबसे पहले 1721 में इन्होंने मॉरिशस पर कब्जा। 1725 ईस्वी में माहे पर कब्जा।
माहे केरल का एक राज्य था, केरल का एक शहर था। अगर मैं इस तरह से यहाँ पर दक्षिण भारत बनाऊं, यहाँ केरल है और ये जो ये था माहे, और इस पर कब्जा कर लेता है कब, ये 1725 ईस्वी में। 1731 ईस्वी में इनका सबसे तेज दिमाग आदमी डुप्ले भारत आता है। चंद्रनगर की फैक्ट्री का एक अधिकारी बनकर डुप्ले पहली बार भारत आता है 1731 में। 1731 में डुप्ले चंद्रनगर का अधिकारी बनकर भारत आया। अगर फ्रांस ये गलती ना करता और दूसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान अगर डुप्ले को ये वापस फ्रांस ना बुलाता तो शायद भारत का इतिहास ही चेंज हो जाता है। इसने अंग्रेजों को टक्कर दी थी और इसने सुनिश्चित कर दिया था कि अंग्रेजों, आप इतनी जल्दी भारत में अपनी दाल नहीं गला सकते। जब तक हम हैं यहाँ पर फ्रांस वाले, आपका एकाधिकार भारत के व्यापार पर नहीं हो सकता। इन्होंने बहुत अच्छी टक्कर दी थी अंग्रेजों को। अंग्रेजों से 60 साल बाद आए। अंग्रेज आए थे 1608 ईस्वी में, ये आए थे 1668 ईस्वी में, 60 साल बाद आए थे। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा जो टक्कर दी थी अंग्रेजों को वो फ्रांसीसियों ने दी थी। और फ्रांसीसियों के अंदर भी अगर एक पर्टिकुलर पर्सन की बात करें तो डुप्ले ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। डुप्ले की नीतियों से ही सीखकर अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था। डुप्ले उनका एक तरह से टीचर था। डुप्ले ने उनको रास्ते बताए थे कि किस तरह से भारत पर विजय प्राप्त की जा सकती है, और उन्हीं रास्तों पर चलकर अंग्रेजों ने, क्लाइव सीखता रहा धीरे धीरे डुप्ले की सारी नीतियों को, और फिर क्लाइव ने इन्हीं नीतियों का प्रयोग करके धीरे धीरे भारत को गुलाम बना लिया था। तो वो पहला व्यक्ति डुप्ले ही था जिसने यहाँ पर ये सब शुरुआत की थी। 1731 में पहली बार डुप्ले भारत आया था। बात करते हैं 1739 ईस्वी की। तो 1739 ईस्वी में करनाईकल पर कब्जा, करनाईकल पर कब्जा। करनाईकल कहाँ है? अगर मैप के अंदर मैं आपको दिखाऊं करनाईकल, तो यहाँ पर एक शहर था जिसका नाम था करनाईकल, और इस पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया। कब? 1739 ईस्वी में। बात आती है 1742 ईस्वी की। तो 1742 ईस्वी में डुप्ले जो एक अधिकारी बन के आया था, गवर्नर बन गया। डुप्ले गवर्नर बन गया। और डुप्ले से पहले यहाँ जो गवर्नर था उसका नाम था दुमास। डुप्ले से पहले जो यहाँ गवर्नर था उसका नाम था दुमास। और दुमास को यहाँ के राजाओं ने एक उपाधि दे रखी थी नवाब की, तो इसको नवाब दुमास बुलाते थे, नवाब। लेकिन जब डुप्ले राजा बना, वो गवर्नर बना, तो डुप्ले ने अपने आप को खुद को ही नवाब की उपाधि दे दी थी। दुमास को जो उपाधि दे रखी थी वो यहाँ के बंगाल के राजा ने दे रखी थी, लेकिन डुप्ले ने वो उपाधि खुद ही ले ली और अपने आप को नवाब डुप्ले कहलवाना शुरू कर दिया था। डुप्ले के बारे में बात चल रही है तो कुछ बातें डुप्ले के बारे में ही देख लेते हैं कि डुप्ले ने भारत में किस किस चीज़ की शुरुआत की थी, क्योंकि बहुत माइंडेड बंदा था, बहुत ज़्यादा माइंडेड। तो डुप्ले ने भारत में सहायक संधि की शुरुआत की थी। सहायक संधि की शुरुआत करने वाला कौन व्यक्ति था? डुप्ले। सहायक संधि की शुरुआत डुप्ले द्वारा की गई। इस सहायक संधि को व्यापक रूप जो दिया था वो लॉर्ड वेनेजली ने दिया था जब वो 1798 में भारत में गवर्नर जनरल बनकर आता है। शुरुआत करी थी डुप्ले ने, लेकिन इसको एक व्यापक रूप जो दिया था वो दिया था लॉर्ड वेनेजली ने। लेकिन
सहायक संधि क्या होती है वो चीज किसने सिखाई थी? डुप्ले ने। सहायक संधि क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा एक विस्तृत रूप से जब लॉर्ड वेनेजली पढ़ेंगे तब। नेक्स्ट दूसरा काम इसने क्या किया था कि भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप शुरू कर दिया था। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कैसे कि मान लेते हैं दो राजा है, एक राजा ये है एक राजा ये है, इन दोनों की लड़ाई हो रही है आपस में। तो डुप्ले ने क्या काम किया कि एक राजा की अपनी सेना के साथ सहायता की और इस राजा की सहायता करके इस राजा को हरा दिया। जब इस राजा ने इस राजा को हरा दिया डुप्ले की सहायता से, तो डुप्ले को कुछ ना कुछ तो इनाम मिलना ही है। तो डुप्ले को इनाम के रूप में इस राजा से व्यापार, पैसा और कोई जगह इनाम में मिल जाती थी। तो इस तरह से इसने भारतीय राजाओं को अपने विश्वास में लेकर धीरे धीरे भारत में पैसा भी कमाना शुरू कर दिया, यहाँ की जमीन भी हड़पनी शुरू कर दी। और भारतीय राजाओं को पहले तो इसने ये दिखाया कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन बाद में भारतीय राजा इसी के आश्रित हो गए थे। तो भारतीय राजाओं के के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप शुरू। अंग्रेज भी अभी तक भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे। शुरुआत में जो भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का काम जो शुरू किया वो किसने किया था? डुप्ले ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट डुप्ले से रिलेटेड कि यूरोपीय सेनाओं को भारतीय खर्चे पर यूरोप से भारत लेकर आया था। हुआ क्या था कि जब ये दो राजाओं की लड़ाई में आपस में बीच में घुस गया था और एक राजा को इसको हेल्प करनी है, तो ये इस राजा से बोलता था कि हमारे पास बहुत ही प्रशिक्षित सेना है, आपको हम सैन्य सहायता देंगे, लेकिन उसके लिए हमारी सेना आपके यहाँ रहेगी, उसका जितना भी खर्चा होगा वो आप उठाएंगे। तो इस तरह से ये राजा अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना इनके अंदर नहीं थी, ये सिर्फ अपना ही स्वार्थ देखते थे और अपने स्वार्थ के लिए इनको विदेशी ताकत से भी सहायता लेने में कोई भी शर्म महसूस नहीं होती थी। तो ये राजा अपनी सहायता के लिए यूरोप से सेना मंगवाता था। सेना है यूरोप की, आ रही है भारत में, रह रही है भारत के पास, भारत के राजा के पास, और सारा खर्चा भी कौन उठा रहा है? भारत का ही राजा उठा रहा है। लेकिन एक बात बताइए, कभी अगर इस राजा के खिलाफ डुप्ले खड़ा हो गया तो जो सेना, यूरोपीय सेना इस राजा के पास है, क्या वो इस राजा की सहायता करेगी? नहीं, फिर वो किसके पक्ष में खड़ी हो जाएगी? डुप्ले के पक्ष में खड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से यूरोपीय सेना को भारतीय खर्चे पर भारत में रखने का शुरुआत किसने की थी? डुप्ले ने की थी। यूरोपीय सेना को भारतीय खर्चे पर भारत में रखने की शुरुआत। अब देखिए आप इसका कितना माइंड तेज चल रहा है। सहायक संधि शुरू कर रहा है, राजाओं के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहा है, एक राजा को जिताकर उससे व्यापारिक लाभ भी ले रहा है, उससे किसी स्थान को भी हासिल कर रहा है, उससे पैसे भी ले रहा है, फिर यूरोप की सेना को भारत में भी ले आ रहा है बिना किसी खर्चा के। सब कुछ खर्चा किसका हो रहा है? भारतीयों का। कितना माइंड तेज चल रहा है। और इसी की ये सारी नीति अंग्रेज चुपचाप देख रहे हैं, वो इससे बहुत कुछ सीख रहे हैं और इन्हीं सारे कामों को वो फिर खुद अप्लाई करेंगे और धीरे धीरे भारत को गुलाम बना लेंगे। इसलिए डुप्ले जो है इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट डुप्ले से रिलेटेड, इसकी तुलना क्लाइव व अल्बुकर्क से की जाती है। डुप्ले की तुलना क्लाइव से भी की जाती है और डुप्ले की तुलना अल्बुकर्क से भी की जाती है। इसका मतलब क्या है कि डुप्ले भारत के अंदर
अपनी राजनीतिक धाक जमाना चाहता था, अपनी एक राजनीतिक सत्ता यहाँ पर स्थापित करना चाहता था। व्यापारिक लाभ के साथ साथ वो यहाँ पर अपना एक राजनीतिक संस्था, राजनीतिक धाक भी जमाना चाहता था और राजनीतिक अपना एक साम्राज्य भी यहाँ पर स्थापित करना चाहता था। यही नीति किसकी थी? क्लाइव की। क्लाइव भी यहाँ व्यापार के साथ साथ एक राजनीतिक साम्राज्य स्थापित करना चाहता था और यही नीति थी अल्बुकर्क की। ये भी भारत के अंदर व्यापारिक लाभ के साथ साथ यहाँ पर अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। तो तीनों की नीति एक ही जैसी है, इसीलिए डुप्ले की तुलना किससे की जाती है? क्लाइव से भी की जाती है और अल्बुकर्क से भी की जाती है। ये बात हो गई डुप्ले के बारे में। अब डुप्ले जब 1742 ईस्वी में यहाँ पर जो गवर्नर बन जाता है, उसके बाद यहाँ पर 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं, जिनको मैं डिटेल से बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर सिर्फ मैं उनकी एक समरी दे रहा हूँ छोटी सी, कि अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थापित करने के लिए अंग्रेज और फ्रांस के बीच में 3 युद्ध लड़े जाते हैं, जिनको कर्नाटक के 3 युद्ध बोला जाता है। अगर बात करें पहले युद्ध की, प्रथम कर्नाटक युद्ध की, प्रथम कर्नाटक युद्ध, इनकी फुल डिटेल बताऊंगा मैं अगली वीडियो में, पूरे एक अच्छी सी कहानी के रूप में, जो आपके दिमाग में ऐसी बैठ जाएगी कि आप पूरे इतिहास में सब कुछ भूल सकते हो लेकिन कर्नाटक के युद्ध नहीं भूल सकते। किस तरह से हुए थे, क्या क्या कारण हुए थे, इतनी अच्छी तरह से स्टोरी आपके दिमाग में बैठा दूंगा कि हिस्ट्री के अंदर आप गारंटेड कर्नाटक के युद्ध नहीं भूल सकते। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, इसका टाइम पीरियड था 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी तक। कारण था इस युद्ध के, अगर कारण की बात करने लगे तो यूरोप के अंदर एक देश था ऑस्ट्रिया, वहां के उत्तराधिकारी को लेकर यह युद्ध लड़ा गया था। लड़ा जा रहा है यूरोप में, लेकिन यूरोप में अंग्रेज और ब्रिटिश दोनों, अंग्रेज और फ्रेंच दोनों एक दूसरे के साथ युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन यही दोनों देश भारत के अंदर भी हैं, इनकी दोनों देशों की कंपनी भारत के अंदर भी है। इसलिए जब यूरोप में युद्ध हो रहा है तो युद्ध भारत के अंदर भी हो रहा है और यहाँ भी दोनों कंपनियां एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं। तो कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी पद को लेकर युद्ध लड़ा हुआ था। इस युद्ध में क्या होता है कि डुप्ले जीत जाता है। अगर देखा जाए भारत के अंदर जीत देखी जाए तो डुप्ले की होती है, क्योंकि डुप्ले यहाँ पर मद्रास जो कि अंग्रेजों का मुख्यालय था उसको ही छीन लेता है और उसकी हेल्प में आता है कर्नाटक का राजा अनवरुद्दीन, उसकी सेना को भी हरा देता है डुप्ले। और डुप्ले यहाँ पर जब अनवरुद्दीन की सेना को भी हरा देता है और अंग्रेजों से मद्रास भी छीन लेता है, तो यहाँ पर जीत किसकी होती है? पहले कर्नाटक युद्ध में भारत के अंदर डुप्ले की। लेकिन कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी पद था, लेकिन यहाँ पर एक संधि होती है यूरोप के अंदर जिससे ये युद्ध समाप्त होता है। उस संधि को बोलते हैं ए ला शापल की संधि। ए ला शापल की संधि होती है यूरोप के अंदर और इस संधि के अंतर्गत क्या होता है कि भारत के अंदर मद्रास मिल जाता है अंग्रेजों को वापस, और अमेरिका के अंदर लुईबर्ग नामक जो स्थान है वो मिल जाता है फ्रांस को। फिर चलता है हमारा दूसरा कर्नाटक युद्ध। दूसरा कर्नाटक युद्ध, अगर बात करें दूसरे कर्नाटक युद्ध की तो इसका टाइम पीरियड जो था वो था 1748 से और 1754 ईस्वी तक। 1748 नहीं, 1749 से 1749 ईस्वी से 1754 ईस्वी तक। यहां पर जो कारण था, अब की बार पहले कारण जो था वो यूरोप में लड़ाई थी, लेकिन जो दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ वो भारतीय कारण था। भारतीय कारण क्या था कि हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी पद को लेकर दोनों
के उत्तराधिकारी जो थे वो आपस में एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे और उनकी सहायता के लिए एक तरफ अंग्रेज आ गए थे तो दूसरे की सहायता के लिए फ्रांस आ गया था। इसलिए इसी तरह से दोनों भारतीय उत्तराधिकारियों के साथ साथ एक पक्ष में अंग्रेज खड़े थे, एक तरफ फ्रेंच वाले खड़े थे। तो इस प्रकार दोनों देश एक बार फिर एक दूसरे से टकरा गए और ये क्या कहलाता है, हमारा दूसरा कर्नाटक युद्ध। तो कारण क्या था, हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकारी पद के लिए। और यहां पर जो संधि होती है वो होती है 1754 ईस्वी में पांडुचेरी की संधि। 55 में होती है पांडुचेरी की संधि। और यहाँ पर पुर्तगाली सबसे बड़ी गलती करते हैं, फ्रेंच वाले सबसे बड़ी गलती करते हैं कि यहाँ पर जो है दूसरे युद्ध के दौरान डुप्ले को वापस बुला लेते हैं। जो पहले युद्ध को इनको जिता देता है, जो दूसरे युद्ध को भी इनको जिता देता है, लेकिन लास्ट टाइम पर डुप्ले के जाने के कारण बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर यह हार जाते हैं, क्योंकि डुप्ले को बीच युद्ध से वापस बुला लिया जाता है। जब तक डुप्ले यहाँ रहता है वो फ्रेंच को जिता देता है, लेकिन यहाँ से इनको वापस बुला लेते हैं और ये युद्ध भी हार जाते हैं। तीसरा जो युद्ध होता है इनका, कर्नाटक का तीसरा युद्ध, यहाँ से इसको मिटा देते हैं। कर्नाटक का तीसरा युद्ध। अगर इसके कारण की बात की जाए तो इसका भी कारण यूरोप में ही होता है। और यूरोप में कारण क्या होता है कि वहां दो देश होते हैं, ऑस्ट्रिया और पर्सा। ऑस्ट्रिया और पर्सा का युद्ध चला रहा होता है। पर्सा, ऑस्ट्रिया के पक्ष में अंग्रेज आ जाते हैं और पर्सा के पक्ष में फ्रेंच आ जाते हैं और इस तरह से यहाँ पर इनके बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। इसके टाइम पीरियड की बात करने लगे तो ये होता है 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक, 7 साल चलता है। इसलिए इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी बोलते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध। और इस युद्ध के दौरान ही भारत के अंदर दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं एक बार फिर से। और डेट है 22 जनवरी 1760। इससे पहले प्लासी के युद्ध को अंग्रेज जीत चुके होते हैं और प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद बंगाल की जो शासन है वो इनके हाथ में आ चुका होता है। तो अंग्रेजों की स्थिति यहाँ पर बहुत ही मजबूत हो चुकी होती है और इस मजबूत स्थिति का ही फायदा उठाकर जब ये 22 जनवरी 1760 में यहाँ पर युद्ध होता है, वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध। इस युद्ध में फ्रेंच सेना और अंग्रेज एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। फ्रेंच सेना का जो सेनापति होता है यहाँ पर, सेनापति, उसका नाम होता है काउंट डी लाली, काउंट डी लाली। जबकि अंग्रेजों का जो सेनापति होता है वो होता है सर आयरकूट, सर आयरकूट। और भाई आयरकूट अपने नाम के अनुसार फ्रेंच वाले को बहुत कूटता है, इनको ये बहुत कूटता है और इसमें फ्रेंच वाले हार जाते हैं और अंग्रेज
जीत जाते हैं। और इस जीत के परिणाम स्वरूप यहाँ पर फ्रांसीसियों का वजूद खत्म हो जाता है इंडिया के अंदर वांडीवास के युद्ध के बाद में, क्योंकि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोप के अंदर एक संधि होती है तीसरे युद्ध को लेकर, और वो संधि होती है आपकी, इसको यहाँ पे मिटा देता भाई, यहाँ मैं उस संधि को लिख दूं, यूरोप के अंदर 1763 ईस्वी में एक संधि होती है जिसको बोलते हैं हम पेरिस की संधि। पेरिस की संधि। और इस संधि में तय होता है कि फ्रांस भारत के अंदर सिर्फ व्यापार करेगा, सेना नहीं रख सकता। फ्रांस भारत में सिर्फ व्यापार करेगा, सेना नहीं रख सकता। और इस संधि के बाद भारत से फ्रांसीसी सेना वापस चली जाती है और फ्रांस सिर्फ एक छोटे से क्षेत्र पर्दुचेरी में सिमट कर रह जाता है और सारे क्षेत्र पर हो जाता है अंग्रेजों का कब्जा। तो इस तरह से भारत में फ्रांसीसियों की एक करारी हार होती है, और जो सत्ता एक बार लग रहा था कि मुगलों के बाद सीधी फ्रांसीसियों के हाथ में जाएगी, वो सत्ता फ्रांसीसियों के हाथ में न जाकर वो किसके हाथ में पहुंच जाती है, आपके अंग्रेजों के हाथ में पहुंच जाती है। और उस पर पक्की मोहर लग जाती है 1761 के पानीपत युद्ध से, क्योंकि मुगलों के बाद जो मेन प्रबल जो संभावना थी वो ये थी कि भारत पर जो राज करेंगे वो मराठे करेंगे, लेकिन 1761 के पानीपत के युद्ध में मराठों की करारी हार होती है और उनका ये सपना टूट जाता है। तो मुगलों के हाथ से सीधी सत्ता किसके हाथ में पहुंच जाती है, अंग्रेजों के हाथ में पहुंच जाती है। तो ये बात थी फ्रांसीसियों के भारत आगमन से। कर्नाटक के जो 3 युद्ध हैं इनका विस्तृत वर्णन हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।